गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीए बीएड बीएससी बीएड में आप पढ़ रहे हैं लैंगिक असमानताओं की चुनौतियां और लैंगिक क्षमता के सुदृढ़ीकरण के लिए विद्यालयों का रोल, शिक्षकों का रोल, विद्यालय की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका, पाठ्यक्रम की भूमिका, पाठ्यपुस्तकों की भूमिका। प्रशिक्षणार्थियों, आज इन जेंडर संबंधी असमानताओं को दूर करने में विद्यालय का योगदान आप पढ़ रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, विद्यालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। विद्या ज्ञान के लिए कहते हैं और आलय घर के लिए या वो स्थान जहां ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो दोनों को मिलाकर बना विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का स्थान। प्रशिक्षणार्थियों, ज्ञान हो गया है तो इंसान का बेड़ा पार भी हो जाता है। अज्ञानता अंधकार की ओर ले जाती है, ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा बालक का, उसके व्यक्तित्व का विकास संभव है। शिक्षा के 3 अंग बताए गए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। प्रशिक्षणार्थियों, इन तीनों अंगों की चर्चा करना मकसद नहीं है। मकसद है कि लैंगिक असमानताओं को, जेंडर संबंधी असमानताओं को दूर करने में हमारा विद्यालय क्या भूमिका अदा कर सकता है। शिक्षक और शिक्षार्थी और उनका पाठ्यक्रम मिलकर के क्या भूमिका अदा कर सकता है, जिससे कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोका जा सके। विद्यालय हमारी एक सामाजिक संस्थाएं हैं जिसमें बालक अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ओटवे महोदय कह रहे हैं कि विद्यालय समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के संसाधन हैं। समाज को आवश्यकता है सुसभ्य नागरिकों की, समाज को आवश्यकता है अपनी संस्कृति को बनाए रखने की, समाज को आवश्यकता है लोकतंत्र को सफल करने की। प्रशिक्षणार्थियों, ओटवे महोदय यही कह रहे हैं कि समाज की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने का कार्य विद्यालय करते हैं। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां समाज की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। दूसरा उदाहरण दिया है मिस्टर जे.एस. रॉस ने कि विद्यालय सब मनुष्यों के द्वारा निर्मित, सेंटेंस सुन लीजिए, विद्यालय सभ्य मनुष्यों के द्वारा निर्मित, सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यों का निर्माण करने वाली एक संस्था है। समाज को सुव्यवस्था प्रदान करते हैं विद्यालय, समाज को सुयोग्य नागरिक बनाते हैं विद्यालय, बालकों को समाज के सक्रिय सदस्य बनाते हैं विद्यालय। प्रशिक्षणार्थियों, आए दिन आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को
उत्तम बनाने की चर्चाएं की जाती हैं। आपको आपके पेरेंट्स, गार्जियंस विद्यालय इसलिए भेजते हैं कि आप चरित्रवान बन जाएं, आप में सद्भावना आ जाए, आप सद्गुणी बन जाएं और दुर्गुणों को त्याग दें और दुर्गुणों से दूर रहें। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए पेरेंट्स, गार्जियंस जिस उम्मीद से लेकर आपको विद्यालय में आए थे, वो उनकी उम्मीदें, वो उनकी आरजुएं, वो उनकी इच्छाएं पूरी तब होंगी जब आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेंगे। मनोशारीरिक, मनोसामाजिक, आध्यात्मिक, भावात्मक, ये आपको अपना विकास करने के लिए विद्यालय भेजा जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, जयस रॉस साहब यही कह रहे हैं कि सब मनुष्यों के द्वारा निर्मित एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया है, सभ्य मनुष्यों ने, जहां की सामाजिक सुव्यवस्था प्रदान की जाती है समाज को, और समाज के योग्य सदस्यों का निर्माण किया जाता है जो उचित व्यवहार करें। समाज उचित व्यवहार, समाजोचित, जो कोई भी कार्य असामाजिक ना करे। ऐसी संस्थाओं का नाम विद्यालय है। फ्रॉवेल महोदय कह रहे हैं कि विद्यालय बच्चों के उद्यान हैं, बच्चों के बाग हैं, और शिक्षक उस बाग के माली हैं। जिस प्रकार से एक माली अपने पेड़ पौधों की देखभाल उचित समय पर करता है, समय पर पानी देना, समय पर गुड़ाई करना, समय पर उसमें खाद डालना, सारे काम समय पर करता है, ठीक उसी प्रकार से विद्यालयों में जो एक बाग है, उस बाग के माली ये काम करते हैं। बालकों को जैसे माली अपने पौधों को सींचता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक अपने शिष्यों को उसी अंदाज में पालते पोषते हैं, परवरिश करते हैं, जिस प्रकार से एक माली बाग में कर रहा है। फ्रॉवेल महोदय की बात बहुत अच्छी है कि माली ने अगर उचित समय पर ध्यान नहीं रखा तो पौधे गल सकते हैं, पौधे सड़ सकते हैं और पौधे मुरझा भी सकते हैं। मेरी बात समझ सकते हैं आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर माली ने उचित समय पर पानी नहीं दिया तो ये पौधे सूख जाएंगे, और माली ने अगर उचित समय पर देखभाल नहीं की तो ये पौधे सड़ भी सकते हैं, मुरझा भी सकते हैं। मेरी बात आप समझ सकते हैं? ठीक उसी प्रकार से शिक्षकों ने अनुशासन नहीं बनाया, बालकों के व्यक्तित्व में सद्गुणों का निर्माण नहीं किया, तो ये बालक आगे चलकर कुसमायोजित हो जाएंगे, समाजोचित व्यवहार नहीं करेंगे, असामाजिक बालक बन जाएंगे। ये उत्तर निकल कर आता है। उत्तर क्या निकल कर आया? कि विद्यालय समाज का ही एक अंग है और उसने समाजोचित व्यवहार नहीं सिखाया, बालकों को सद्गुणी नहीं बनाया, बालकों को अनुशासन में रहना नहीं सिखाया, बालकों को नियमों पर चलना नहीं सिखाया। ऐसी स्थिति में वो बालक कुसमायोजित हो जाएंगे, समाज में वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो असामाजिक बालक बन जाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, फ्रॉवेल महोदय की ये बात बहुत अच्छी है, बड़ी सटीक है कि पेड़ पौधों की उचित समय पर गुड़ाई, देखभाल और सफाई नहीं की तो वो फलदार वृक्ष नहीं बन सकते, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
ठीक उसी प्रकार से शिक्षक वो बच्चों के लिए वो माली का काम करते हैं। शिक्षक विद्यालय में, विद्यालय को आप एक बाग मान लीजिए और बाग में ये नन्हे नन्हे जो पौधे हैं इनको आप बच्चों को कह लीजिए, इन विद्यार्थियों को बाग के पौधे मान लीजिए। इन पौधों का, इन विद्यार्थियों का उचित समय पर देखभाल नहीं की गई तो इनमें सद्गुणों की जगह दुर्गुणों का निर्माण हो जाएगा। जबकि पेरेंट्स, गार्जियंस ने, जबकि समाज ने आपके पास में इसलिए भेजा है कि आप बालकों को सद्गुणी बनाओगे। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता यूं ही नहीं बन जाते, वो राष्ट्र निर्माता इसलिए कहलाते हैं कि समाज किसी भी जनसमूह में उपस्थित जनसमूह को दे दीजिए और उस भीड़ में से वो बालकों को छांटकर सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी रूपों में बालकों के लिए वो जैसा चाहते हैं वो निर्माण कर देते हैं। इसलिए शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। क्यों है राष्ट्र के निर्माता? कि बालकों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूपता से एकता के बीज बोने का अधिकार वो रखते हैं। वो बालकों को, उपस्थित भीड़ को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं। तो बालकों की भीड़ जो आई है वो हमारे समाज का हिस्सा है और समाजों को मिलकर ही देश का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए राष्ट्र निर्माता शिक्षक कहलाते हैं। किसी डॉक्टर्स के लिए राष्ट्र निर्माता नहीं कहा जाता, किसी एडवोकेट के लिए राष्ट्र निर्माता नहीं कहा जाता, एक अच्छे इंजीनियर को राष्ट्र निर्माता नहीं कहा जाता, बड़े से बड़े वैज्ञानिक को राष्ट्र निर्माता नहीं कहा जाता। राष्ट्र निर्माता शिक्षक हैं। आपने रोल देखा, पेरेंट्स, गार्जियंस विभिन्न समाजों से, विभिन्न जातियों से, विभिन्न वर्गों से, विभिन्न भाषाओं से बालक को आपके पास में लाते हैं, शिक्षक के पास में लाते हैं और शिक्षक उनको एकता के सूत्र में पिरोकर समाज का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। इसलिए शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं। एकता में, एकता के सूत्रों में पिरोना आता है और उनको एकता रूपी धागों में पिरोकर वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। विभिन्न भाषाओं के विद्यार्थियों को एकता प्रदान, विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों को एकता में लाना, विभिन्न धर्मों के मानने वालों को एक मंच पर लाना, ये सारा का सारा कार्य एक शिक्षक का है और इसीलिए शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं। विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि फ्रॉवेल महोदय की बात बहुत अच्छी है कि बच्चों का एक बाग है और उस बाग में उनके उचित समय पर पेड़ पौधों की देखभाल नहीं की गई तो फिर वो पेड़ पौधे, उनको नुकसान हो जाएगा, उनको क्षति पहुंच जाएगी। और का वर्षा जब कृषि सुखाने, फिर आप उन नन्हे पौधों को जिनकी आपने उचित समय पर गुड़ाई नहीं की, जिनको उचित समय पर पानी नहीं दिया, सिंचाई नहीं की, तो ऐसी स्थिति में वो पौधे पनप नहीं पाएंगे और वो पनप भी गए हैं तो फिर वो फल नहीं दे पाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, आगे एस बालकृष्ण साहब हैं, बहुत बड़े विद्वान, ये कह रहे हैं कि विद्यालय कोई इमारत नहीं जो आपने ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट मिलाया और इमारत बना दी। नो नो नो, विद्यालय कोई बाजार नहीं जहां से आप कोई बाजार में से वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो ये नहीं विद्यालय कि आप वहां से ज्ञान खरीद कर ले आए। नो नो नो, विद्यालय कोई रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं जहां की बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है, और विद्यालय कोई बाल सुधारक गृह नहीं जिनमें छोटे बच्चे बाल अपराधी जो कर देते हैं उनको सुधारा जाता है, जिसको कड़ी निगरानी में रखा जाता है। नो नो नो, ये क्या है?
ये आध्यात्मिकता का केंद्र है, विद्यालय सामुदायिक केंद्र है, विद्यालय आधार है सद्भावना की, विद्यालय आधार है जनता की सद्भावनाओं की, विद्यालय आधार है माता पिता की सद्भावनाओं की, विद्यालय आधार है छात्रों की सद्भावनाओं की। वहां मेल जोल सिखाया जाता है, आपस में मिलजुल कर रखना सिखाया जाता है। वहां बालकों के लिए अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, ये पंक्तियां सिखाई जाती हैं। बालकों के लिए सद्भावना के पाठ पढ़ाए जाते हैं। विद्यालय अगर कोई सुसंचालित विद्यालय है तो उसको ये मान लीजिए, मिस्टर बालकृष्ण साहब कह रहे हैं कि अगर कोई विद्यालय सुसंचालित है, अच्छे ढंग से चल रहा है, तो वो एक सुखी परिवार के समान है, वो एक पवित्र मंदिर के समान है, वो समाज के बेहतरीन निर्माण का एक केंद्र है, वो समाज का एक लघु रूप है, जो राज्य का एक लघु रूप है और मनमोहक वृंदावन है। इन समस्त चीजों का मिश्रण है। आप किसी गार्डन को देखते हो तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये मनमोहक वृंदावन नाम दिया गया है विद्यालयों के लिए। ये विद्यालयों की उपमा आपने देखी। अब विद्यालय ऐसा क्या करे कि एक लड़के और लड़की के अंतर को मिटाया जा सके, लड़कियों के साथ में होने वाले भेदभाव को रोका जा सके। तो उसके लिए विद्यालय को कुछ कार्य करने होंगे, कुछ योगदान प्रदान करना होगा, अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। तो जेंडर संबंधी असमानताओं को दूर करने में विद्यालय की क्या भूमिका है, ये प्रश्न है अपना। प्रशिक्षणार्थियों, विद्यालय की सीधी सी भूमिका है कि वो हमारे सामाजिक आदर्शों, संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। विद्यालय ऐसे कार्य करे जिससे बालकों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन को गुजारना आ जाए। बालक विद्यालय में नैतिकता के पाठ पढ़ते हैं, सामाजिकता के पाठ पढ़ते हैं, सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के पाठ पढ़ करते हैं, जो हम आज आपको छोड़ जा रहे हैं, कल आने वाली नस्लों के लिए आप संस्कृति का हस्तांतरण कर दोगे। जो कुछ आपने अच्छा ग्रहण किया है, उस अच्छाई को आप दूसरों को लिए प्रदान, ये संस्कृतिकरण है। सामूहिक जीवन का विकास का एक केंद्र है विद्यालय। तो विद्यालय में हम सामूहिक जीवन जीने का तरीका सीखते हैं, समूह में रहना सीखते हैं और विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न क्षेत्रों के होते हुए भी हम एकता के सूत्र में बंध जाते हैं विद्यालय में आकर। विद्यालय का रोल है कि उसमें उसका एक ध्वज होना चाहिए। उस ध्वज से बालकों में सम्मान की भावना पैदा की जा सकती है। बालक अपने ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सीखेंगे। ये यहीं से बीज बोए जाते हैं। बालकों को सम्मान करना सिखाया जा रहा है। बालकों को प्रातःकालीन सभा में, जब प्रार्थना स्थल पर एक सभा होती है सुबह के समय, तो विद्यालय की सभा में जो नैतिक कार्य हैं विद्यालय के, वो सुन लीजिए कि अपनी संस्कृति, आदर्श, मूल्य, परंपरा और समूह भावना को विकसित करना विद्यालय का कार्य है। कि प्रार्थना स्थल पर बालकों को अपनी संस्कृति, अपने आदर्श और मूल्यों को, परंपराओं को और समूह भावना को विकसित किया जाए। उसके लिए ये है कि समूह की भावना जब आएगी कि बालक और बालिकाओं से, दोनों से बराबर कार्य करवाए जाएं। ग्रुप बनाए जा रहे हैं तो
ये ध्यान रखना है कि लड़के और लड़कियों के मिले जुले समूह होने चाहिए। ये नहीं लड़कियों का समूह अलग बना दिया, लड़कों का अलग बना दिया, नहीं। बालकों को समूह भावना विकसित करने के लिए और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि लड़कियों को, जो लड़कों से शर्माती हैं, लड़कों से घबराती हैं, तो उनकी घबराहट को, उनके शर्माने को, उनकी झिझक को, उनकी लज्जा को दूर करने का बेहतरीन उपाय यही है कि बालिकाओं को बालकों के समकक्ष समूह में लाया जाए, जिससे कि उनकी वो झिझक दूर हो जाए और वो डरना, सहमना ये सब छोड़ दें। भविष्य में कभी भी लड़कों का सामना करना पड़ेगा तो उनको इस अनुभव की याद ताजा हो जाएगी कि ऐसे समूहों में तो हम लंबे समय तक रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, उस सुबह सुबह की प्रार्थना स्थल पर यह कार्य बनता है कि बालक और बालिकाओं से समान रूप से कार्य कराए जाएं। वैसे तो विद्यालयों में सफाई कर्मचारी होते हैं, तो सफाई कार्य के लिए खास तौर से लड़कियों को विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा कहा जाता है कि वो सफाई कर लें। नहीं, कभी कभी लड़कों से भी सफाई करवानी चाहिए। स्टेज सज्जा का जो कार्य है उसको सजाने का कार्य, सजावट का कार्य लड़कियां करती हैं। नो नो नो, अब लड़के भी करेंगे। जो सारे कार्य लड़कियां करती हैं विद्यालय के अंतर्गत, उन समस्त कार्यों को लड़कों से कराया जाए, और जो लड़के कार्य करते हैं विद्यालय के अंतर्गत, उन समस्त कार्यों को लड़कियों से कराया जाना चाहिए। इससे जेंडर असमानता दूर की जा सकती है। राष्ट्रीय और धार्मिक उत्सव जो हमारे विद्यालयों में पर्व मनाए जाते हैं, तो उन पर्वों पर और उत्सवों पर, जयंतियों पर आपका विद्यालय का नैतिक कर्तव्य है कि वो बालक और बालिकाओं को समान रूप से इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। ये नहीं कि नृत्य का कोई कार्यक्रम है या अतिथि कोई गान है तो लड़कियां ही गाएंगी। नो नो नो, आज अतिथि गान हमारे लड़कों के द्वारा गाया जाएगा। आज नृत्य की जो परफॉर्मेंस की जाएगी वो लड़कों के द्वारा की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में लड़के लड़कियों की भूमिकाओं को अदा करेंगे, लड़कियां लड़कों की भूमिकाओं को अदा करेंगी, तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में वो एक दूसरे को अपने से अलग नहीं समझेंगे कि लड़कियां अलग हैं, लड़के अलग हैं। लड़कियों में ये सोच नहीं विकसित होगी कि लड़के हमसे अलग हैं। लड़कियां हैं तो लड़के भी हैं। बिरजू महाराज और ऐसे बहुत सारे हैं जो अच्छे अच्छे नृत्य करते हैं पुरुष होते हुए भी। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों के जैसे कार्य करती हैं। मेट्रो चला रही हैं जयपुर में, लड़कियां हैं, जयपुर मेट्रो को चला रही हैं, और अब बड़ी बड़ी पायलट भी बनी हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए पाठ का सारांश ये है कि राष्ट्रीय और धार्मिक उत्सवों पर, पर्वों पर जो बालिकाओं के कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों में बालिकाओं को भूमिका दी जाए, लेकिन लड़कों को भी भूमिका दी जानी चाहिए, जिससे कि लड़के और लड़की के भेद को आसानी से मिटाया जा सके। और लड़कियों को जो कार्य सौंपे जाते हैं वो लड़कों के कार्य भी होने चाहिए। ये नहीं कि लड़कियों को लड़कियों के ही कार्य कराए जाएं
तो विद्यालय का नैतिक दायित्व ये बनता है कि बालिकाओं से वो कार्य भी कराए जाएं जो अब तक भूतकाल से लड़के करते आ रहे थे। अब वर्तमान में उनसे वही कार्य कराए जाएं जिनको लड़के करते हैं, और लड़कियों के कार्य लड़कों को सौंपे जाने चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालकों को बहुआयामी प्रतिभा का धनी बनाती हैं। पाठ्यगामी सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालकों में वाद विवाद, भ्रमण, तर्क, वितर्क, इस प्रकार की व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है बालकों में और बालिकाओं में कि वो एक दूसरे के करीब आ जाएं, एक दूसरे के सम्मान करना सीख जाएं, एक दूसरे की इच्छाओं को, उनकी सम्मान की भावना को विकसित कर सकें। छात्र संघों का निर्माण भी कर सकते हैं विद्यालय में छात्र संघों का निर्माण करने से बालकों में राजनीतिक चेतना तो जागरूक होगी ही, साथ ही उनमें नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित होगी, और इसमें लड़के और लड़कियों को समान रूप से भागीदारी मिल जाने से वो जिम्मेदार नागरिक बन जाएंगे, उत्तरदायित्व निभाना सीख जाएंगे। तो इसलिए विद्यालयों में छात्र संघों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम जेंडर असमानता को दूर कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए विद्यालय होते हैं कि बालकों का मनो, शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक विकास विद्यालयों में ही किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, बालकों का शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करने के लिए जब बालक का इतना विकास हो चुका है, वो आध्यात्मिक हो गया है, वो नैतिकता के पाठ पढ़ चुका है, तो वो समाज में जाकर अनैतिक कार्य नहीं करेगा, वो महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को साउंड किया है, अपने माइंड को भी साउंड किया है। साउंड बॉडी, साउंड माइंड। वो बीमारी के कार्य नहीं करेगा, वो रोगग्रस्त बालक नहीं है। विद्यालय ने उसको भेजा है साउंड। उसका विद्यालय में शारीरिक विकास हुआ है, मानसिक विकास हुआ है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत उसने गेम्स खेले हैं, उसने स्पोर्ट्स में, गेम्स में पार्ट प्ले किया है, एक्सरसाइज की है, व्यायाम की है, योगा किया है, उसने अपने व्यक्तित्व को निखारा है। और जब व्यक्तित्व को निखार लाने के लिए उसने मनो शारीरिक श्रम किया है, तो ऐसी स्थिति में वो बीमार नहीं हो सकता और ना बीमारी के कार्य करेगा। महिलाओं का सम्मान करना सीख जाएगा और वो महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगा। प्रशिक्षणार्थियों, उसने नैतिकता के, आध्यात्मिकता के पाठ पढ़े हैं, उसने अपने व्यक्तित्व का आध्यात्मिक विकास किया है, और जो धर्म पर चलता है वो अधर्म पर नहीं चल सकता, और अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति धर्म पर आ तो सकता है लेकिन समय लगता है, और जिसने धर्म को अपना लिया है वो अधर्म को बड़ा सोच समझ कर ही करेगा। प्रशिक्षणार्थियों, शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास यानी बालक के व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास विद्यालय में होता है। तो विद्यालय का ये रोल है कि वो बालकों का मनोशारीरिक विकास करे, मनोसामाजिक विकास करे, मनोसांवेगिक विकास करे, और उसी से वो बालक समाज में जाकर महिलाओं के साथ होने वाली असमानताओं को दूर करने में अपनी भूमिका अदा कर सकेगा। सामाजिक कौशल, जब तक समाज में स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, समाज के लिए सामाजिक कौशल का आना बहुत जरूरी है। और सामाजिक कौशल यही है कि समाज के अधिकार और कर्तव्यों में आप संतुलन बनाए रखें, एक सामाजिक प्राणी बन जाए।
आप में नैतिकता समाहित हो जाए, आप यहां एक बहुत बड़े इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का एक कोटेशन आपकी नजर करता हूं कि आप में सबसे अच्छा पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी से अच्छा हो। सेंटेंस पुनः सुन लीजिए, आपका सबसे अच्छा पड़ोसी है वो है जो अपने पड़ोसी से अच्छा हो। सबसे अच्छा पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी से अच्छा हो। अब आप देख लीजिए आपके पड़ोस में कैसे संबंध हैं, क्योंकि हमने सामाजिक कुशलता नहीं सीखी, सामाजिक कौशल को विकसित नहीं किया, हम अपने कर्तव्य को और अधिकारों को नहीं जान पाए कि हमारे अधिकार कौन से हैं और हमें कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो सामाजिक कौशलता विकसित की जाती है विद्यालयों के अंतर्गत। तो विद्यालय की ये भूमिका है कि वो बालकों को सामाजिक कौशल सिखाता है, सामाजिक कुशलता से भरपूर कर देता है प्रशिक्षणार्थियों, जिससे कि बालक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन भी करना सीख जाए, अर्थात अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन बनाना सीख जाए। विद्यालय उत्तर अनुकूलन, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात चली है कि विद्यालय में तो आपने अनुकूलन कर लिया, चाहे मास्टर जी का डंडा हो या आपकी कोई शिक्षक की विद्यालय की नियम हो और बालक के लिए उन नियमों पर चलना, शिक्षक के आज्ञा का पालन करना या शिक्षक के रहते हुए, लेकिन विद्यालय के बाद आपकी क्या हरकतें हैं, विद्यालय के बाद आप समाज में अनुकूलन कर पाओगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यही निकलता है जैसे हम उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और समाज में आकर अनुकूलन नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं होते हैं, हमारा एडजस्टमेंट नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हम समाज के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, विद्यालय उत्तर अनुकूलन सीखना है तो यह है कि बौद्धिक जागरूकता, जागृति, भावात्मक संतुलन, व्यावसायिक कुशलता और सामाजिक सुव्यवस्थित अनुकूलन व्यक्ति समाज के आवश्यक कार्य करेगा। पंक्तियां ये हैं कि विद्यालय के बाहर आप, विद्यालय के बाद में आप अनुकूलन कर पाते हो कि नहीं समाज के साथ, क्योंकि विद्यालय में आपने ये शिक्षा हासिल की थी कि आपने उचित गुणों को विकसित किया, सद्गुणों को विकसित किया, सद्भावना को विकसित किया और आपने तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आपने पाठ्येतर क्रियाओं में ढेर सारे तर्क करना, वाद विवाद करना और खिलौने आदि बनाना, ये सारा कार्य अनुभव आपने किया है वर्कशॉप के अंदर। प्रशिक्षणार्थियों, ये सारी योग्यताएं लेकर आप समाज में जाते हो तो आप अनुकूलन भी कर लेते हो। जैसा देश वैसा भेष, ये आपने अनुकूलन करना सीख लिया। माता पिता की शिक्षा भी बहुत उपयोगी है। अंतिम पंक्तियां ले चलता हूं। जब तक हम माता पिता को सुशिक्षित या जागरूक नहीं करेंगे, बालकों को महिलाओं के साथ में होने वाले भेदभावों को नहीं रोका जा सकता। पेरेंट्स, गार्जियंस, उन अभिभावकों को, उन माता पिताओं को जागरूक करना होगा कि उनकी शिक्षा बहुत जरूरी है। आपके लिए बेटे के होने पर जश्न मनाया जाता है और बेटी के यहाँ मातम मनाया जाता है जन्म लेने पर। तो आप ऐसी परंपराओं को, ऐसी रूढ़ियों को, इन अंधविश्वासों को त्याग दीजिए। उनकी शिक्षा बहुत जरूरी है। अभिभावकों की, माता पिताओं की शिक्षा जरूरी है। उनको शिक्षित कर दिया गया तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में बालक और बालिकाओं को एक अच्छा माहौल प्रदान करेंगे
और लड़के और लड़की में वो असमानता घर से ही नहीं होने देंगे, लड़के लड़की को समान समझेंगे, लड़के और लड़की के बीच में समानता का व्यवहार होगा, तो माता पिता को शिक्षित करना भी विद्यालय का एक रोल है, भूमिका है। और व्यावसायिक प्रशिक्षण, जब तक हम जीवन को चलाना नहीं सीखते हैं हम समाज में गलत कार्य ही करते हैं। जब तक हम अपने जीवन में व्यवसाय को नहीं सीखेंगे तो ये शिक्षा ये नहीं है कि शिक्षा हासिल कर ली और नौकरी की तलाश में बैठे हैं, अब आप रेल रोको आंदोलन, सड़क फोड़ो आंदोलन, तोड़ फोड़ करो आंदोलन, हड़ताल करो आंदोलन। नो नो नो, आप अपनी शिक्षा के माध्यम से अपनी व्यावसायिक कुशलता को विकसित कीजिए और स्किल डेवलपमेंट करने के बाद आप अपने व्यवसाय के साथ में जुड़ जाइए। सरकारी नौकरियां सभी के लिए नहीं है, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विद्यालय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें, जिससे कि जेंडर असमानता को दूर किया जा सके। विद्यालय समाज एवं सरकार में सामंजस्य, अंतिम पंक्तियां हैं। जब तक विद्यालय समाज के अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक विद्यालय समाज की कसौटियों पर खरे नहीं उतरेंगे, जब तक विद्यालय राज्य सरकार और समाज और आप विद्यालय तीनों में सामंजस्य नहीं होगा, तो विद्यालय बीच का केंद्र है। समाज के साथ, सरकार के साथ, दोनों से सामंजस्य स्थापित करना है, दोनों के बीच की दूरी को मिटाना है, उस खाई को पाटना है, तब वो जाकर विद्यालय एक समाज के लिए उचित शिक्षा प्रदान कर सकेंगे, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाली जेंडर संबंधी असमानताओं को दूर किया जा सकेगा। ये विद्यालय की भूमिकाएं हैं जो मैंने आपके सामने, ये विद्यालय का योगदान है जो मैंने आपके सामने रखा। इस योगदान के द्वारा हम लैंगिक असमानताओं को, जेंडर संबंधी असमानताओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। मैं आपके लिए, आपने, आपके अपनों के लिए, आपने जो भी सज्जन सुन रहे हैं उन सभी साहिबान के लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को पढ़ा, सोचा, समझा और जाना। अगर समझ में नहीं आता है, बेसाख्ता आप सवाल कीजिएगा, आपके माकूल जवाब दिए जाएंगे। पुनः आपके लिए थैंक यू।